हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस ईयर जो था प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स के, और 2012 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड एट अ डिस्टेंस 2/√3 फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो देखिए 41 क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा जा रहा है कि एक प्लेन है जो कि दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। मतलब कैसा होगा वो, p1 प्लस लेमडा p2 इज इक्वल टू 0। तो p1 आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू p2 कितना आएगा, p2 में आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 2/√3। कहाँ से, 3, 1, -1 से। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस आप देख लो कितना आ जाएगा, रखो 3 प्लस 2 प्लस -3 -2, ठीक है, प्लस लेमडा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 -1 ठीक है, 3 -1 -3 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, z का कोफिशिएंट कितना है 3 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 2/√3। तो ये आपका 2/√3 के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां से आपके पास इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से लेमडा की वैल्यू कुछ आ जा रही है आपके पास -2/7, नहीं x माइनस वाई, ठीक है, सॉरी -7/2। ठीक है, लेमडा की वैल्यू कुछ यहाँ से सॉल्व करके आपके पास -7/2। तो अगर लेमडा -7/2 है, सीधा वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारे पास प्लेन की इक्वेशन निकल आएगी। p विल बी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2 -7/2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आपके प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, जिसमें से अगर आप देखो जो रिलेशन दे रखा है a क्रॉस समथिंग 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस b। ठीक है, ऐसा कुछ है, क्रॉस b वेक्टर। तो अपन इसको इस साइड लेते आते हैं, इसको इस साइड लेते आओगे तो क्या बनेगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अब देखो ये बाद में है, ये पहले है, तो ऐसे तो हम क्लब नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k, प्लस करते हैं इधर और इसको पलटते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू कितना 0, है ना। तो आपके पास बन क्या गया, अब देखो, अब दोनों में 2i प्लस 3j प्लस 4k वाली चीज बाद में है, तो a प्लस बी आपका कॉमन, बाकी बचा 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल होगा। तो a प्लस बी आपका कैसा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये दोनों चीजें आपस में पैरेलल है। ठीक, अब हमसे कहा गया कि a प्लस बी का मॉड कितना है √29। ठीक है, किस लिए दिया गया है, ये लेमडा एडजस्ट करने के लिए। तो लेमडा आप एडजस्ट कर लो कि भाई इसका मॉड कितना होना चाहिए, √29 होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मॉड कितना आएगा, इसका मॉड आएगा लेमडा इंटू √29, ये आएगा ना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना चाहिए √29। अच्छा, प्लस माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, है ना, ये प्लस माइनस साइन रहेगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो सकती है 1। तो a प्लस बी आपका क्या रहा, प्लस माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो a प्लस बी आपका निकल आया। a प्लस बी अगर आपका निकल आया तो आप आगे का a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट आसानी से ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मतलब 43, है ना। तो 43 में हमारे पास क्या कहा गया, 43 में हमें बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल अपोजिट टू द एंगल PQR 2 sin p माइनस 3 sin 2p अपॉन 2 sin p प्लस sin 2p। तो यहाँ पे देखो 2 sin p को अगर कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस cos p ऊपर बचता है, और नीचे अगर आप 2 sin p को कॉमन निकालते हो तो 1 प्लस cos p बचता है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा आपके पास 1 माइनस sin p अपॉन 1 माइनस cos p अपॉन 1 प्लस cos p। ठीक है, यही इतना है। ठीक है, अब
अब हमारे पास चाहे तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, वैसे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये 2 sin स्क्वायर p बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर p बाई 2, तो दिस इज बेसिकली tan स्क्वायर p बाई 2। ठीक है, tan p बाई 2 कितना होता है? tan p बाई 2 अगर आप निकालते हैं तो दैट वाज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए, यही होता डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। लेकिन यहाँ tan स्क्वायर p बाई 2 कहा जा रहा है, तो tan स्क्वायर p बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर p बाई 2 इज डेल्टा स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सिंप्लीफाई कर दिया, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे आपके पास एस इंटू एस माइनस ए। तो आपके पास ए बी सी तीनों पता ही है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास tan स्क्वायर p बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 है ना। तो 44 में आपसे क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि D1 पे जो नंबर शो हुआ है, D1 पे जो नंबर शो हुआ है, सॉरी D4 पे, वो किसी एक में D1 या D2 या D3 में कम से कम अपीयर हो जाए। ठीक है, तो अपन ऐसे सोचते हैं कि D4 पे जो नंबर शो हुआ है, ठीक है, वो D1, D2 और D3 पे शो ना हो। यही इस केस को हटाना चाहते हैं, यही ना, कि भाई इस सिचुएशंस को हटा दो जबकि D4 वाला नंबर इन तीनों से मैच ना करता हो। तो सपोज D4 पे कुछ भी आ गया, D4 पे मान लो आ गया 5, है ना, D4 पे 5 आ गया, तो अब आप क्या चाहोगे? अब आप यही चाहोगे ना कि यहाँ 5 ना आए, यहाँ 5 ना आए, यहाँ पे 5 ना आए। ऐसे केसेस को आप रिजेक्ट करना चाहोगे। ठीक है, तो अब D4 पे कुछ भी आया, ठीक है, मान लो 5 ही आ गया, तो इस प्लेस पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। ठीक है, इस प्लेस पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इस प्लेस पे 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो 5/6 प्रोबेबिलिटीज हो गई, इन तीनों प्लेसेस पे वो नंबर नहीं आया। ठीक है, आप क्या कहोगे कि इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 मतलब 125/216। आप क्या चाहते हो? आप चाहते ये थे ना कि ऐसा केस ना हो, तो ऐसा केस ना हो मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 91/216। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आप आसान सा क्वेश्चन लिया हुआ है फिर से। 45 में -π/2 से π/2 देखते ही साथ पता चल गया -a से a वाली प्रॉपर्टी लगानी है। क्या? 0 से लेकर के a। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ln पाई प्लस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, तो 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ln, यहाँ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, और इंटू कितना आ जाएगा? कॉस एक्स, यही होगा। ये आपका एफ एक्स हो गया, ये आपका एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो माइनस ए वाला माइनस ए से ए था, उसको लिख दिया मैंने 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आप देखिए यहां से एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो दिस इज 2 टाइम्स 0 to π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx प्लस यहां से देखो ln पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स, और ln पाई माइनस एक्स और पाई प्लस एक्स एक दूसरे के नेगेटिव है ना। ये अगर पूरी चीज ln t लिखी हुई है तो ये क्या लिखा है? ln 1/t। ठीक है, तो मतलब माइनस ln t। तो आप देख सकते हो आगे की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे? अपन ये बोलेंगे कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगा लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा? sin x है ना, माइनस इंटीग्रेशन ओवर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x और इनटू cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, और इसको एक बार और सेम फिर से अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो बस यहाँ पे बाई पार्ट्स आपको अप्लाई करना है, बाई पार्ट्स अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज आल्सो कमिंग आउट एज π²/2 - 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 ये भी इजी क्वेश्चन दिया गया था। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P + I। अब अगर यहाँ पे आप दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हो तो दिस गिव्स यू 2P ट्रांसपोज + I ट्रांसपोज। I ट्रांसपोज तो चलिए I ही होगा, तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये तो P हो गया ना, और 2P ट्रांसपोज + I ऐसा लिख सकता हूँ। P ट्रांसपोज क्या था? 2P + I था, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो दिस गिव्स यू 4p प्लस 3i इज इक्वल टू p. सो 3p इज इक्वल टू माइनस 3i, सो p इज इक्वल टू माइनस i. p आपका क्या है? माइनस i के बराबर है. ठीक है. अब क्या कहा जा रहा है? देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स x. तो px आपका क्या हो जाएगा? px आपका माइनस x हो जाएगा. सिंपल सी बात है. p अगर आपका माइनस i है तो px आपका क्या हो जाएगा? माइनस x के बराबर हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 फिर से एक इजी क्वेश्चन ही दिया गया है. a1 a2 an ये सभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें a1 इज इक्वल टू 5 एंड a20 इज इक्वल टू 25. दैट मींस करस्पॉन्डिंग ap की अगर मैं बात करूं तो उस ap का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/5 है, और उसका 20th टर्म क्या है? 1/25 है. ठीक है. hp की टर्म आप चाहते हो निगेटिव हो जाए. ठीक है. hp की टर्म आपकी निगेटिव हो जाए. तो hp निगेटिव कब होगा? जब ये ap निगेटिव होगा. ap का टर्म निगेटिव हुआ तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो जाएगा. तो आप क्या चाहते हो कि आपका tn कैसा हो? लेस देन 0. तो tn आपका कितना बनेगा? 1/5 प्लस, यहां से मैं d निकाल सकता हूं. ये आपका a है, ये a प्लस 19d है, तो दोनों का डिफरेंस 19d इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5 है ना. तो कितना आ गया? ये आ गया आपका -4/25. सो d इज इक्वल टू -4 अपॉन 475. ये आपका d रहा. अब आप चाहते हो tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. ये आपका लेस देन 0 हो जाए, यही चाहते हो. तो आप यहां से देख लीजिए कि -4 इंटू n माइनस 1 अपॉन 475 इज लेस देन -1/5. तो अगर आप ये हटाते हो, ठीक है, तो आपकी इनइक्वालिटी पलट जाएगी. ये 95, तो 4n माइनस 1 ग्रेटर देन 95. तो आप यहां से n पे कमेंट कर सकते हो कि n की इंटीजर वैल्यू हम ऐसी क्या रखें? तो 25 रखें. तब ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. n फ्रैक्शनल तो नहीं रहेगा ना. तो n की वैल्यू आपको क्या रखनी है? 25 रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अपन 48th क्वेश्चन. क्वेश्चन में आप इस तरीके से, बल्कि इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अगर आप देखो कि अल्फा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं, है ना, तो मैं कहूं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है. ठीक है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 का नेगेटिव. ठीक है. आपको दिख रहा है ना ऑप्शंस में कि हर बार अल्फा और बीटा की लिमिट्स एग्जिस्ट तो कर रही हैं. ठीक है. तो अगर अल्फा बीटा की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि लिमिट ओवर अल्फा प्लस बीटा कैन बी आल्सो रिटन एज लिमिट ओवर अल्फा प्लस लिमिट ओवर बीटा. ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? बाकी सब a टेंड्स टू 0 ठीक है, a टेंड्स टू 0 प्लस, a टेंड्स टू 0 प्लस, ऐसे लिखा जा सकता है ना. अगर अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते थे तो इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है. तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये माइनस साइन तो ठीक है, बाकी आप एक्सपेंशन से लिमिट निकालोगे, है ना. लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस ये पूरा चीज. तो जब आप एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ऊपर में हाफ है और नीचे में 1/3 है. तो हाफ है और 1/3 है मतलब 3/2. ये आपकी लिमिट आ रही है. ठीक है. लिमिट आपकी कितनी आ रही है? -3/2. तो अगर मान लीजिए इसको p बोल दिया गया, इसको q बोल दिया गया, तो आपको p और q यही दोनों निकालने थे. एंड योर p प्लस q इज कमिंग आउट एज -3/2. वहीं पे अगर आप लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालते हो तो अल्फा इंटू बीटा के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस a रेज टू पावर 1/6 माइनस 1. ठीक है. ठीक है. अपॉन 1 प्लस a रेज टू पावर 1/3 माइनस 1. ठीक है. तो ये भी तो आपका कैसा है? अल्फा बीटा. आप देखो लिमिट अल्फा इंटू लिमिट बीटा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि फिर से वही बात, अल्फा और बीटा एक्चुअली एग्जिस्ट करते थे, सारे ऑप्शन से ये पता है. तो लिमिट अल्फा इंटू लिमिट बीटा मैं लिख सकता हूं. जैसे यहां लिमिट अल्फा प्लस लिमिट बीटा लिखा, वैसे यहां लिमिट अल्फा इंटू लिमिट बीटा लिख सकता हूं. तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? PQ लिखा हुआ है. और PQ की वैल्यू कितनी है? यहां एक्सपेंड करोगे आप तो ऊपर का एक्सपेंशन किया 1 प्लस a/6 माइनस 1. 1 कट गया. फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म आपको क्या मिली? a/6. नीचे की फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म a/3. तो a/6 डिवाइडेड बाई a/3 कितना हो गया? हाफ के बराबर हो गया. इसलिए p इंटू q की वैल्यू अगर हम कहें तो दैट इज इक्वल टू हाफ. तो आपका p प्लस q -3/2 है. pq आपका हाफ है. यहां से आप p और q निकाल लीजिए.
तो बहुत आसान सी बात है, p की जगह आप रख दो -3/2 माइनस क्यू रख दिया, सीधा आंसर निकल आएगा। तो यहां से इन दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू आपकी -½ के बराबर निकल करके आ जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे चलते हैं, पैराग्राफ टाइप है ना, तो 49, 50 का जो पैराग्राफ दिया हुआ है बढ़िया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, टफ भी है ना, तो कैलकुलेशन ही मेन इसमें थोड़ी सी दिक्कत दी होगी। और अगर देखा जाए तो fx के लिए हमारे पास 1 - x होल स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर, और gx हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो g के बारे में है कि g कब इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, और फिर से ये क्वेश्चन कहां से है, न्यूटन लेबनीज। ठीक है, तो g डैश x निकालना पड़ेगा। g डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x - 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x और इंटू fx। ये पूरा आपका g डैश x है कि नहीं। क्या किया हमने, पहले जो अपर लिमिट थी उसका डिफरेंशिएशन लिखा 1, फिर जो अपर लिमिट थी उसको हर एक t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, इंटू कुछ भी आता रहे, रिजल्ट क्या रहेगा 0। तो g डैश x हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है। अब हमें देखना है कि ये कब इंक्रीज करता है और कब ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो fx की अगर देखें, ठीक है, fx आपका क्या था, fx आपका 1 - x होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब fx तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो g डैश x का इंक्रीज या डिक्रीज करना इस पे ही डिपेंड करेगा कि ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, क्योंकि fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें इसका डिस्कशन करना है, मेनली इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने hx, तो hx हमारा कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है इसकी बात कर लें। ठीक है, तो hx आपका देखिए कितना था, 2x - 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ln x। अगर आप देखो डायरेक्टली तो थोड़ी देख के बता पाओगे कि ये इस समय नेगेटिव हो जाएगा इस समय पॉजिटिव हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि कब ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, h डैश x इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 1 - 2 अपॉन x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा ये 2 और x प्लस 1 की पावर -1, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -2 माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो g डैश x अगर हम निकालने जाते हैं तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके का आ रहा है, 4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी इसको तो अपन इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही चेक कर सकते थे। वैसे इसको सिंप्लीफाई किया पहले हमने, कितना बनना है 4x माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x, तो ये बन गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x, तो 2x माइनस 1 अपॉन x, तो दिस इज माइनस इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x। फिर से ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी x के किस इंटरवल की बात कर रहे हैं 1 से इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया। किस इंटरवल के लिए, जिस इंटरवल के लिए बात करनी है 1 से इंफिनिटी के लिए। तो एक जब आपका 1 से इंफिनिटी के बीच है तो h डैश x आपका नेगेटिव आया, मतलब hx डिक्रीजिंग था। hx अगर डिक्रीजिंग था तो आपका hx सबसे बड़ी वैल्यू कहां लेगा 1 पे, और सबसे छोटी वैल्यू कहां पे लेगा इंफिनिटी पे। 1 से इंफिनिटी के बीच ही बात कर रहे हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू इंफिनिटी पे और सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे। तो अगर आप h इंफिनिटी देखते हो तो h इंफिनिटी कितना आएगा, देखो इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो इसकी लिमिट कितनी होगी लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो जो कि 2 है, और इसकी लिमिट कितनी होगी इंफिनिटी, ln इंफिनिटी इंफिनिटी चला जाएगा। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपके पास आ गया 2 माइनस इंफिनिटी, मतलब ये माइनस इंफिनिटी हो गया। hx लेस देन h1, 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 रखोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो hx आपका 0 से छोटा है, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा कैसी है आपकी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलके कैसे हो गए नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हमेशा फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा। तो g डैश x आपका ऑलवेज नेगेटिव है, इसलिए gx इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन इस तरीके का भी दे देता है, क्यों कहते हैं x बिलोंग्स टू r, तो भाई बात सारी की गई 1 से इंफिनिटी के लिए, हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लिए कि ये नेगेटिव आ रहा है, हमने कह दिया x बिलोंग्स टू r, ऐसी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो डोमेन पे खास ध्यान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 में हमारे पास क्या है,
fx प्लस 2x इज इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2fx प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस एक्स, इसके बारे में देखना है। तो पहले p इस स्टेटमेंट के बारे में चेक करो कि p कब ट्रू हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो fx प्लस 2x मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका fx था, प्लस 2x हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा कुछ है। ओके, अब आप देखिए जरा, अगर आप 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कर दें, ठीक है, और इसको भी इस साइड लेते आए चाहे इसको इस साइड लेते जाएं, बात बराबर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, है ना। ठीक, तो इसने फर्दर क्या बना लिया, यहां पे बना लिया इसने x माइनस 1, फिर से बन गया, इसको 1 माइनस एक्स ही लिख दो, इधर भी वही लिखा हुआ है, होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सबको इस साइड ले आओ, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 मतलब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कुछ आ गया ना आपके पास कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉजिटिव सम 0 नहीं होता, तो इसलिए P आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, P इज नॉट ट्रू। Q की बात करते हैं अब। Q में हमारे पास 2fx प्लस 1, ठीक है, माइनस इसकी बात की गई है। ठीक है, क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास 2fx प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, 2fx प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 2x इंटू 1 प्लस एक्स। इस इक्वेशन के लिए हमें देखना है कि कोई रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्या। ठीक है, ठीक है, तो अपन अगर इसका hx देखें डायरेक्टली, 2 इंटू fx प्लस 1 लिखिए एक बार, fx आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका 2fx प्लस 1 आ गया, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और आ गए, तो 2x स्क्वायर साफ भी हो गए। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बच रही है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, ठीक है, हमें 1 से इंफिनिटी के बीच ही देखना है ना रूट्स को, 1 से इंफिनिटी नहीं, ये r के लिए पूछा गया। ठीक है, तो r के लिए अगर पूछा जा रहा है तो अपन क्या देख सकते हैं कि h0 की वैल्यू 1 है, h0 की मतलब इसकी बात करूं मैं तो 0 पे इसका एक्सप्रेशन 1 है और 1 पे इसका एक्सप्रेशन नेगेटिव है। मतलब अगर ये आपका gx है ना, तो g0 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 1 के बराबर, और g1 की वैल्यू मतलब ये 0 हो गया, ये -2 प्लस 1 नेगेटिव। तो अगर 0 और 1, 0 पे वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू -1 है, कंटिन्यूअस तो रहेगा ही, तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस क्रॉस हुई थी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो P आपका फॉल्स है, Q स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो अगर देखा जाए तो पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर देखें तो 51 52 वाला जो पैराग्राफ है यही था, और इसमें हमारे पास n डिजिट नंबर हमें लिखने थे जिसमें कि 1 और 0 केवल लिखे जाने। अब 1 और 0 जब आपको लिखना है तो आप देखो पहले प्लेस पे तो आप n डिजिट नंबर अगर लिख रहे हो, मान लो ये n ब्लॉक्स है ना, ये मान लो n ब्लॉक्स थे टोटल। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं और स्ट्रेच कर ही देता हूँ, n ब्लॉक्स टोटल थे मान लो। ठीक, अब देखो कि अगर मान लो हमारे पास ये n ब्लॉक्स हैं, आप n डिजिट का नंबर चाहते हो तो पहले प्लेस पे तो आप 1 रखोगे, उसमें तो कोई चॉइस है नहीं। ठीक है, अब दूसरी प्लेस पे क्या आ सकता है, 0 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन इसके दो पार्ट समझो, अगर यहां 0 आएगा और अगर यहां पे 1 आएगा तो दो अलग अलग सिचुएशंस बनेंगी। अगर मैं इसको an बोलता हूं, an किसको बोला गया, an denotes the number of all n positive digit numbers such that no consecutive digits in them are 0। ठीक है, तो अगर मैं इनको मतलब पूरे को ये an टाइप के नंबर्स हैं मान लीजिए। ठीक है, तो आपके पास 1 0 फिर 1 तो फिक्स है ना, यहां 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, an की बात कर रहे हैं, an टाइप के नंबर्स की, तो वहां पे दो कॉन्जुगेटिव 0 नहीं आ सकते, मतलब एक 0 डाल दिया तो अगला तो 1 रखोगे ही रखोगे। मतलब कि अगर इन दो ब्लॉक्स को हटा दूं मैं तो मुझे क्या दिखेगा, एक n-2 डिजिट्स का एक नंबर दिखेगा।
तो n माइनस 2 डिजिट्स का नंबर, मतलब इसको मैं an माइनस 2 बोल सकता हूं क्या? हाँ ठीक है भाई, आगे तो सारी रेस्ट्रिक्शंस तो फॉलो हो ही रही है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं है, ठीक है। और बचे कितने अब डिजिट्स? n माइनस 2, ठीक है। अगली बार हमने कहा कि यहां पे 1 पुट कर दिया, पहले प्लेस पे 1 था, यहां पे 1 पुट कर दिया, तो आगे अब कुछ भी हो सकता है, आगे आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं होंगे, बस यही तो है। तो अब आपके पास कितने डिजिट के नंबर हो गए? ये n माइनस 2 यहां पे और प्लस 1 एक ये भी था, तो आपका an माइनस 1 नंबर्स आ गए ना। तो an जो है आपका क्या हुआ? an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, an आपका an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 के बराबर हुआ, ठीक है। तो an आपका इसके बराबर है, ठीक है। फिर bn की बात की गई, bn में क्या कहा गया? नंबर ऑफ सच n डिजिट इंटीजर्स एंडिंग विद डिजिट 1, इनमें से कभी लास्ट में 1 आया होगा और कभी लास्ट में 0 आया होगा, यही है। तो ऑफ कोर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि an जो है आपका, जब यहां पे 1 आ गया तो bn, और जब यहां पे 0 आ गया तो cn, क्या ही फर्क पड़ता है। सारे नंबर, सपोज 50 नंबर्स बन रहे थे an के, 50 में से अगर 30 में लास्ट में 1 आएगा तो बाकी 20 में ऑफ कोर्स लास्ट में 0 आएगा, तो an विल बी इक्वल टू bn प्लस cn, ठीक है। इसकी बात कर लिए। अब देखिए इसके आगे, ठीक है, an इज इक्वल टू bn प्लस cn निकाल दिया, और an इज इक्वल टू an माइनस 1 और an माइनस 2, ये इनका सम होगा। इसके बाद की बात देखो, अगर cn में हमारे पास कह दिया गया है 0 है, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। तो इसका मतलब कि इस 0 को अगर मैं हटा देता हूं, इतना पार्ट देखो, ठीक है, इधर an की सारी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रही थी, ठीक है, और लास्ट प्लेस पे 1 आ रहा था, मतलब इसको मैं कह सकता हूं क्या? इतने पोर्शन को मैं कह सकता हूं क्या कि ये मेरा bn माइनस 1 है, जिसके लास्ट प्लेस पे 1 आया, और टोटल कितने बचे? n माइनस 1 डिजिट्स बचे। तो cn वाली चीज जो होगी वो bn माइनस 1 के बराबर होगी, cn वाली चीज आपकी bn माइनस 1 के बराबर होगी, ठीक है भाई। यहां पे आप 0 रखोगे ही, उसके बगल में पक्का है 1 ही रखोगे ना, तो bn माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? cn आ गया। जब भी यहां cn की बात करेंगे तो बगल में ये आया होगा, मतलब bn माइनस 1 इज इक्वल टू cn हो गया, ठीक है। यहां पे 0 तो नहीं आ सकता है ना, तो cn लिखें चाहे bn माइनस 1 लिखे, बात बराबर ही है, ठीक है। अब आप और क्या बोल सकते हैं यहां से? अब आप यहां से कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया गया है। A17 इज इक्वल टू A16 प्लस A15, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो आप देखो ऐसे में A1 कितना आएगा? A1 की वैल्यू मतलब सिंगल डिजिट का, मतलब 1 रख दोगे, यही होगा ना, एक ही डिजिट और उसमें 1 भरना पड़ेगा। A2 में क्या आएगा? या तो आप 1 0 कर दो या तो आप 1 1 कर दो, ठीक है। A3 में आपका क्या आएगा? मतलब A1 अगर देखा जाए तो A1 में कितने नंबर्स पॉसिबल हुए? A1 टाइप का एक नंबर है, फिर 2 डिजिट के कितने ऐसे बन सकते हैं? 2। 3 डिजिट के कितने बनेंगे? फिर इससे यूज कर ले, A3 इज इक्वल टू, मतलब A1 आपका 1 था जिसमें ये 2 एक नंबर था, A2 आपका 2 था जिसमें ये 2 नंबर्स थे, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू कितना है? A1 प्लस A2 मतलब 3, ठीक है, 1 2 3, फिर 2 3 का सम 4 बना लेगा, ठीक है, फिर 3 5 का सम A5 बना लेगा, ऐसे करके सीक्वेंस चलता जाएगा, 1 2 3 5 8, इस तरीके का सीक्वेंस आपका चलता जाएगा, ठीक है। B1 के लिए भी सिमिलरली आप देख सकते हो, ठीक है, ये तो आपका आ ही गया ए ऑप्शन। फिर आप इसी तरीके से देखो कि क्या बी ऑप्शन का मतलब क्या है? बी ऑप्शन कह रहा है Cn इज इक्वल टू Cn माइनस 1 प्लस Cn माइनस 2। तो आप देखो B1 की बात करूं मैं, B1, तो B1 में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होगा ना, B1 में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर होगा, ठीक है, B1 इज इक्वल टू 1, है ना। B2 की बात करूं, B2 मतलब 2 डिजिट का नंबर जिसके लास्ट प्लेस पे आपके क्या है? 1 आए, तो वो भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो B2 भी 1 है, B1 भी 1 है। तो आप अब आगे की बात कर लो, आगे आपके पास Bn के लिए अपन और देख लेते हैं Bn के बारे में। तो जैसे यहाँ Cn और Bn माइनस 1 को कोरिलेट किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम Bn की बात करेंगे तो लास्ट प्लेस पे 1 डालेंगे, है ना। लास्ट प्लेस पे आप 1 डालोगे, बगल में हो सकता है 1 हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 0 हो जाए, ठीक है। तो आपका यहां से क्या आ गया कि आपका ये जो n डिजिट का नंबर था, ठीक है, ये Bn था, है ना। अब इस Bn में से ऐसा भी हो सकता है कि n माइनस 1 डिजिट्स में लास्ट में 1 आए, है ना, तो Bn माइनस 1,
ठीक है, या फिर 0 आ जाए तो Cn-1, तो Bn इज इक्वल टू Bn-1 प्लस Cn-1, ऐसा हो जाएगा। Bn इज इक्वल टू Bn-1 प्लस Cn-1, ऐसे केसेस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ओके। और Bn-1 की बात करूं, यहां से Cn और Bn-1 बराबर है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं Bn-1 प्लस Cn-1 क्या हो जाएगा, Bn-2 हो जाएगा ना, तो Bn इज इक्वल टू Bn-1 प्लस Bn-2। ठीक है, अब फिर से आप B1 और B2 निकाल चुके हो, तो B3, B4, B5 ये सब निकाल सकते हो और देख सकते हो कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो Bn इज इक्वल टू Bn-1 प्लस Bn-2, ये बात बिल्कुल करेक्ट थी, मतलब C ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि उसने नॉट इक्वल टू दे दिया है। ठीक है, फिर आप देखिए B ऑप्शन की बात करिए, C17, C8, 16 और C15, मतलब इस बार C के लिए रिलेशन कहा जा रहा है, तो C के लिए भी सेम चीज ही फॉलो होगी ना। यहां पे आप 0 रख दो, उसके जस्ट पहले आप 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, तो जैसे आपने ये B के लिए कहा है वैसे ही आप C के लिए भी एक बार को बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या कहा जा रहा है, B6 की वैल्यू, तो B6 अब आपके पास B1 B2 पता है, तो B6 आप यहां से निकालते जाइए। B3 कितना होगा, 1 + 1, B4 कितना होगा, लास्ट के दो टर्म्स का सम, ऐसे करके आप इसको भी निकाल सकते। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा क्वेश्चन नंबर 53-54 का, इसके लिए आइए देखते हैं। टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट √3, 1। ठीक है, तो √3, 1 पे हमने एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो हमें करना क्या है भाई, कॉमन टेंजेंट निकालना है दोनों सर्कल्स का, तो ये तो आसान सी बात हो जाएगी। कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल और पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L, तो आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है। x² + y² = 4। ठीक है, तो 0 0 सेंटर और 2 हो गया इसका रेडियस। फिर दूसरी बात करें हम दूसरे सर्कल की, दूसरा सर्कल का सेंटर कहां है, 3,0 है ना, 3,0 इसका सेंटर है और 1,1 इसका रेडियस है। तो अगर आप देखोगे तो छोटा एक सर्कल 3,0 का, ठीक, और ये आपका रहा ऐसा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। अब आपको कहा जा रहा है कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट कौन सी हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट तो हमारे पास एक तो यही हो गई ना, कॉमन टेंजेंट यही हो गई। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x = 2, तो गलती से y = 2 वाला ऑप्शन मार्क करके नहीं आएंगे। ठीक है, अब बचता है ये तो आपका कैसा हो गया, ये ट्रांसवर्स वाला। डायरेक्ट वाला कुछ कॉमन टेंजेंट और एग्जिस्ट करेगा, तो डायरेक्ट वाला देखते हैं कि कॉमन टेंजेंट कहां पे आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन करते हैं ये जो C1 और C2 हैं, C1 और C2 इनका R1:R2 में डिवीजन करते हैं एक्सटर्नली। तो C1 आपका ये है, C2 आपका ये है, एक्सटर्नल डिवीजन आपको करना है किस रेशियो में, 2:1 में। तो C1 आपका 0,0, C2 आपका 3,0, आपको 2:1 में इसका एक्सटर्नल डिवीजन करना था। ठीक, तो 2 × 3 6 -0, तो 6 आ जाएगा, और 2 × 0 0 ही रहेगा भाई, तो यहां पे कितना आ जाएगा 6,0। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका 6,0 हो गया। इस पॉइंट से हमें टेंजेंट खींचनी चाहिए, ठीक है, जो कि कॉमन टेंजेंट का काम करेगी। तो 6,0 से टेंजेंट आप अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, सर्कल के लिए क्या करते हैं, एक ही चीज आती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस, तो y - 0 इज इक्वल टू mx - 6, ऐसी लाइन होनी चाहिए थी। m ही तो अननोन है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 विल बी इक्वल टू रेडियस, कौन सा, 2 वाला। तो 0,0 से आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, इसकी इक्वेशन क्या थी, y - mx प्लस 6m इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इतना, इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू रेडियस 2, तो आपके पास आ जाएगा 36m² इज इक्वल टू 4m² प्लस 4, 32m² इज इक्वल टू 8 नहीं 4, तो m² इज इक्वल टू 1/8, तो m इज इक्वल टू ±1/2 √2। ठीक है, तो -1/2 √2 आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर चाहो तो इसे सेटिस्फाई करा लो, लाइन की इक्वेशन भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, 54 में हमारे पास दिया रखा है कि पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L
ठीक है। तो एल आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है बेसिकली, किसके परपेंडिकुलर, पीटी के। तो पीटी का हम देख लेते हैं भाई कि पीटी पे स्लोप क्या आएगी, है ना। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के पॉइंट √3, 1 पे टेंजेंट खींचना चाहते हैं तो पीटी की इक्वेशन हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में। एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते हो ना भाई, पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं ना, ये इस पे लाई करने वाला ही पॉइंट है। तो √3x प्लस y1 की जगह 1 इज इक्वल टू 4, ये आपकी लाइन होगी पीटी। इसके परपेंडिकुलर टू पीटी, तो उसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। इसका स्लोप कितना है, -√3, तो उसका स्लोप कितना होगा, 1/√3। तो आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए y इज इक्वल टू 1/√3x प्लस कांस्टेंट टाइप का, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। किसके लिए, सर्कल x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए। तो सर्कल की इक्वेशन है x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx-3 प्लस माइनस √1 प्लस m स्क्वायर, लिख सकता हूं मैं। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a √1 प्लस m स्क्वायर, ये तो होता ही है। हमने यहाँ पे अलग क्या किया है, हमने x को x-3 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि शिफ्टेड था ये इलिप्स, ठीक है। तो अब आप x की जगह m की जगह पे 1/√3 रख दो, 1/√3 इंटू x-3 प्लस माइनस √1 प्लस 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 54th क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन का एंड हुआ। नेक्स्ट आपके पास ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके पास x बाई y दिया गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब x इंटरसेक्शन y अपॉन पी वाई की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है वो, हाफ। वहीं पे पी वाई बाई एक्स मतलब क्या हो जाता है, y इंटरसेक्शन x, और जो मतलब x लिखा हुआ है वही यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, इज इक्वल टू कितना है आपका 1/3। तो ये आपका 1/2 है, ये आपका 1/3 है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर लो तो x इंटरसेक्शन y वाली चीज खत्म, बचेगा क्या यहाँ से, अगर आप 1 से 2 को डिवाइड करते हो तो 2 को बल्कि 1 से डिवाइड कर लिया, नहीं सॉरी 1 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो px अपॉन py इज कमिंग आउट एज 1/2/1/3, मतलब दिस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। और हमें क्या दिया गया, x इंटरसेक्शन y हमें दिया गया, x इंटरसेक्शन y दिया ही है तो हम फालतू में मेहनत कर रहे हैं। अगर x इंटरसेक्शन y दिया है हमें 1/6 के बराबर, अगर ये 1/6 है, ठीक है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 1/3 होना पड़ेगा, तभी तो 1/2 आएगा। तो भाई यहाँ से py इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3, आसान सा। फिर यहाँ से px कितना आ गया, ये 1/6 है, यहाँ पे आपको 1/3 चाहिए, तो px कितना आ गया 1/2, और x इंटरसेक्शन y आपको दिया ही गया है, ठीक है। px इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल टू 1/6। तो px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x यूनियन y। तो x यूनियन y निकालने के लिए आप बस ये देख लीजिए, x यूनियन y का मतलब क्या हो गया, px प्लस py माइनस px इंटरसेक्शन y, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6, दैट्स इट। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है, ये तो आपका ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन कह रहा है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो आप देखिए px इंटू पी वाई, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, बस यही कि क्या ये इसके बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके बराबर है, ठीक है, 1/3 इंटू 1/2 1/6 है, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो गलत हो गई बात, x एंड y आर इंडिपेंडेंट हो तो गया। फिर x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, तो अब ऐसे समझिए इसको सेट्स के थ्रू, कि आपके पास यहां 1/6 था, यहां पे आपके पास 1/2 था, यहां पे आपके पास 1/3 था, ये सपोज x है, ये आपका y है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y, कौन सा रीजन होगा। तो अगर मैं इस रीजन को 1 बोल देता हूं, इसको 2, अंदर वाली चीज को 3 और बाहर वाली चीज को 4 बोल देता हूं, ठीक है। तो x कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट में आपके पास है 2 और 4, और इसका इंटरसेक्शन आप y के साथ लेना चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो 2, ठीक है। तो 2 वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 1/3 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 1/6, ये आपका
डी आना चाहिए था, नहीं है, इसलिए आपके सिर्फ ए और बी ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 56 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 56 क्वेश्चन में आप देखिए, 56 में आपके पास फिर से आसान सा क्वेश्चन न्यूटन लेबनीज रूल से रिलेटेड, जैसा कि हमेशा अक्सर देखा गया है कि पूछा ही जाता है। तो f डैश x आप देखिए कितना लिखोगे आप, क्योंकि आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात की गई है तो आपको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, है ना। तो f डैश x आपका कितना आएगा न्यूटन लेबनीज के अकॉर्डिंग, हायर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू हर जगह x रख दिया, तो e रेस टू पावर आपका x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये बन जाएगा, ये f डैश x आया, है ना। क्योंकि माइनस आगे भी करोगे, ये तो हायर लिमिट के करस्पॉन्डिंग किया, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इंटू कुछ भी आता रहे, वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। तो ये आपका f डैश x आया। अब आपको देखना है कि ये कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, यही सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शंस की पहले बात कर लेता हूं और डी भी उसी के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। तो e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, ये तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो जब आपका x 2 से 3 के बीच होगा तो ये क्वांटिटी निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कैसा रह गया, निगेटिव रह गया, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट था। लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2, तो आप देखिए 2 के पहले, है ना, यहां पे इस इंटरवल में तो ये डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जब आपका x 2 से छोटा है तो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है ना, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहती ही है। तो 2 से जस्ट छोटे तक, 2 से छोटे तक ये बढ़ रहा था, ऐसा कुछ था, ऐसे बढ़ रहा था, फिर 2 के आगे ये डिक्रीज करने लग गया, तो 2 पे क्या बनाएगा, मैक्सिमा ही बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 3, तो आप फिर से देखो, ये आपने जैसे 2 पे बात की, वैसे ही आप देखो 3 तक ये डिक्रीज कर रहा था ना, मान लो 3 तक ये डिक्रीज कर रहा था, और 3 के बाद देखोगे तो f डैश x फिर से पॉजिटिव है, मतलब 3 के बाद ये फिर से इंक्रीज करने लग रहा है, तो ग्राफ ऐसे फिर से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 में ये डिक्रीजिंग था, बाकी समय इंक्रीजिंग था, तो 2 पे मैक्सिमा और 3 पे मिनिमा क्रिएट हो जाएगा। तो ए, बी और डी ऑप्शंस तो आपके डायरेक्टली यहीं से आ गए। अब सी पे आते हैं। सी में हमसे कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट f डबल डैश सी इज इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में देखिए f डबल डैश सी इज इक्वल टू 0, इसकी बात की गई है। ओके, तो f डबल डैश x देखते हैं हम क्या बन रहा है। f डैश x तो लिख ही लिया है, f डबल डैश x लिखो। f डबल डैश x कितना आएगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, ये पूरा एक साथ क्लब कर लेता हूं। ठीक है, तो दिस विल गिव यू e रेज टू पावर x स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको f इंटू जी मान लो, तो f को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x माइनस 5। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट किया e रेज टू पावर x स्क्वायर इंटू 2x, और इसको एज इट इज रखा, कितना आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आपके पास e रेज टू पावर x स्क्वायर आपका कॉमन है, एंड बाकी की बची हुई टर्म क्या है, बाकी की बची हुई टर्म है 2x माइनस 5 प्लस ये पूरा, तो 2x माइनस 5 प्लस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो ये आपके पास बचेगा 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 5। ठीक है, तो ये आपका f डबल डैश x आ रहा है 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5। क्या कहा गया था हमें बोला गया था देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी, मतलब पॉजिटिव c, सच दैट दिस f डबल डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो चलिए आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन ये कभी नेगेटिव रहेगा, कभी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अपन इसका नेचर चेक करते हैं। ठीक है, तो एफ जी, अब अगर इसको आप देखो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 14। ठीक है, ओके, तो अगर आप इसके लिए देखो 0 पे वैल्यू इसकी कितनी है, अब यहां अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ रहा है, अगर इसको फंक्शन हम कंसीडर करते हैं तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, इसके आगे देखिए आप 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको gx बोलता हूं तो g0 आपका नेगेटिव, g1 आपका पॉजिटिव, मतलब 0 से 1 के बीच में ये कहीं पे 0 हो रहा था, तो ये पॉलिनोमियल 0 से 1 के बीच में 0 हो रहा था। मतलब वो अगर c लेता हूं मैं
तो f डबल डैश c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका कोई एक रूट है जो कि 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये दिखाया कि अगर ये मेरा, इसको मैंने gx बोला तो दिस g0 इज इक्वल टू -5 एंड g1 इज इक्वल टू +1, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो g1 आपका 1 है और g0 -5 है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम c इन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। 57वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए एन प्लस साइन पाई एक्स और बी एन प्लस कॉस पाई एक्स पीस वाइज हमने डिफाइन किया है। एफ हमारा कंटिन्यूअस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल एन, है ना। तो आप एन को ऐसे समझने की जगह ज्यादा आसान रहेगा, आप 1 2 लेके समझ लो, ठीक। तो एन का आप कोई भी इंटीजर ले सकते थे, है ना। तो n को मैंने 0 ले लिया मान लो थोड़ी देर के लिए, या फिर 0 क्या ही लूं, 1 ले लेता हूं, है ना। तो आपके पास क्या लिखा हुआ था, a1 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है। किस इंटरवल में जाएगा, n को आप 1 ले रहे थे, तो x आपका इस समय होगा 2 से 3 के बीच, ठीक है। और b1 प्लस कॉस पाई एक्स, n को आपने 1 रखा है, तो x यहां पे कितना आएगा, n को 1 रखने पे 1 से 2 के बीच, है ना। अब आप देखिए, अगर आप चाहते हो कि 2 पे कंटिन्यूटी बनी रहे तो उसके लिए a1 प्लस साइन 2 पाई शुड बी इक्वल टू b1 प्लस cos 2 पाई। तो क्या आया, a1 प्लस साइन 2 पाई, 2 पे कंटिन्यूटी के लिए a1 प्लस साइन 2 पाई इज इक्वल टू b1 प्लस cos 2 पाई। तो a1 माइनस b1 की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई, यहां से कितना, cos 2 पाई 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर आ गया। तो an माइनस bn भी इसी तरीके से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए एक और कंपैरिजन है n प्लस 1 वगैरह से, तो ये कैसे करें। तो आप देखो n को अगर 2 रखते हो, ठीक है, n को अगर आप 2 रखते हो तो आपके पास टर्म बनेगी b2 प्लस कॉस पाई एक्स। इसको फिर से मैं फर्दर स्ट्रेच कर रहा हूं, कॉस पाई एक्स, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, n को 2 रखा आपने इस बार, तो n को 2 रखा तो यहां 3 आ जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 पे कंपेयर कर लिया था कंटिन्यूटी, 3 पे भी कर लीजिए। तो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है a1 प्लस साइन 3 पाई इज इक्वल टू b2 प्लस कॉस 3 पाई। तो a1 प्लस साइन 3 पाई इज इक्वल टू b2 प्लस कॉस 3 पाई। तो यहां से आ गया a1 माइनस b2 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई, जो कि -1 होगा। तो यहां से आपके पास ये भी रिलेशन आ गया, an माइनस bn प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। an माइनस bn प्लस 1, n को आपने कितना लिया था, n को आपने यहां पे 2 लिया था, तो n को 2 लिया था, तो an माइनस bn प्लस 1, सॉरी n को 2 लिया था ना, तो ऐसा कुछ, ठीक है। भाई इस केस के लिए आपने n को 2 लिया था, ठीक है, इस केस के लिए आपने n को 1 लिया था, ठीक है। तो n को 2 लिया था तो इसको n ही बोल दिया, इसको कितना बोल दिया, n माइनस 1 बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बी और डी ऑप्शंस इसमें भी आपके करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास 58th क्वेश्चन, फिर से आसान सा टिपिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहा गया है कि स्ट्रेट लाइंस है 2, है ना, और वो कोप्लेनर है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, नहीं, देन द प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइंस, ओके, ठीक है। तो कोप्लेनरिटी पे पहले बात करते हैं। तो कोप्लेनरिटी पे जब कंडीशन लगाएंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले हम k के बारे में बात करेंगे। तो कोप्लेनर कैसे होंगे, 2 लाइंस कोप्लेनर है। मान लो इस प्लेन पे, मान लो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों इसी प्लेन पे लाई करती हैं, इस बोर्ड वाले प्लेन पे, है ना। तो लाइंस अगर 2 कोप्लेनर है तो अपन क्या बोलेंगे, इस पे मान लो एक पॉइंट a1 था और इस पे मान लो एक पॉइंट a2 था। तो a1 और a2 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो भी इसी प्लेन पे लाई करेगा। और एक वेक्टर क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी प्लेन पे, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी प्लेन पे। तो मान लो इसकी डायरेक्शन b1 वेक्टर थी, इसकी डायरेक्शन मान लो b2 वेक्टर थी। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर और इन दोनों का ज्वाइनिंग वेक्टर, ये सभी क्या होंगे, इसी प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो a1 a2 अपन निकालते हैं। b1 तो हमें पता है ना, b1 हो गया मान लीजिए 2i प्लस के जे प्लस 2k, और b2 आपका हो गया 5i प्लस 2j प्लस के कैप,
ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। के लिखो या फिर के की कंफ्यूजन हटाने के लिए लेमडा लिख लो, ठीक है, बात बराबर ही है। अब हमने कहा कि a1 और a2 का ज्वाइनिंग वेक्टर देख लेते हैं। तो a1 मतलब एक पॉइंट हमें पहली लाइन पे लेना था, ले लिया उसको, जो दिया गया है लाइन पे पॉइंट क्या दिया गया है, जो ऊपर में लिखा है 1 x माइनस 1 है, तो 1 y प्लस 1, उसको क्या पढ़ेंगे अपन, y माइनस 1, तो पॉइंट क्या हुआ -1। फिर इसी तरीके से z माइनस 0, तो आपके पास पॉइंट कितना आ गया 1, -1, 0। अब फिर नीचे देखो यहां पे कितना आएगा -1, -1, 0। तो दोनों को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर है वो वेक्टर क्या है आपका 2i कैप, ठीक है। तो एक वेक्टर आपका a1 a2 वाला हो गया, वो क्या हो गया 2i कैप, ठीक है। एक वेक्टर आपका है b1 वाली डायरेक्शन, b1 वेक्टर है ना, तो b1 वाली डायरेक्शन क्या है आपकी 2i प्लस लेमडा j बोल दे रहा हूं मैं, और 2k। और तीसरा एक और वेक्टर है हमारे पास, तीसरा एक और वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन थी कितनी है 5i प्लस 2j प्लस लेमडा के। ये तीनों वेक्टर्स का आपको चाहिए बॉक्स प्रोडक्ट 0, तो आप सीधा कर दो 2 0 0 2 लेमडा 2 5 2 लेमडा, ठीक है। यहां से आपको लेमडा की पॉसिबिलिटी निकल आई, कितनी है वो 2 इंटू लेमडा स्क्वायर -4, है ना, बाकी सब तो 0 ही 0 है ना, तो 2 इंटू लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई +-2, है ना, तो लेमडा की वैल्यू मतलब के की वैल्यू अगर आप कहें तो +-2 के बराबर है। अब हम क्या करना है, अब हमें निकालना है कि वो प्लेन क्या होगा जिसमें दोनों लाइनें एग्जिस्ट करेंगी। तो मतलब ये बोर्ड का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमें प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है प्लेन का नॉर्मल और प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट। तो प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट यही उठा लो, यही उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। ये पॉइंट जो है वो प्लेन पे तो लाई कर रहे हैं ना, ये चाहे ये। एक चीज और चाहिए हमें, कौन सी, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कौन निकाल के देगा, नॉर्मल वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकाल के दे देंगे। तो b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए। तो b1 क्रॉस b2 जो है मतलब लाइन जो थी, लाइन की डायरेक्शन वो भी इसी प्लेन में, और एक और दूसरी लाइन वो भी इसी प्लेन में, तो दोनों का जो डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा आपको, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर देगा। तो आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है, और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा b1 क्रॉस b2, तो i j k, ठीक है। b1 क्या था आपका, यही था, कितना 2, ठीक है, लेमडा 2, और यहां 5 2 लेमडा, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका नॉर्मल वेक्टर दे देगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन, एक बार लेमडा को +2 लिया है हमने, तो आ रही है हमारे पास 6j - 6k, ठीक है, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2। और जब लेमडा को हम -2 ले रहे हैं तो दिस इज कमिंग आउट एज 14j + 14k, तो ये आपका लेमडा इक्वल टू -2k है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, ये भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है, ये भी नॉर्मल वेक्टर हो सकता है। जब आपका लेमडा +2 था तो ये है, -2 था तो ये है। तो नॉर्मल, अब प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी, यहां से हम लिखें r डॉट 6j - 6k, ये नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू a डॉट n, ठीक है। आप बल्कि इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा 3D वाले फॉर्म में। तो अगर 6j - 6k, या फिर कह दूं 0i + 6j - 6k, ये अगर आपका नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना प्लेन की इक्वेशन, 0x + 6y - 6z इज इक्वल टू d। ये ना कोफिशिएंट्स ही तो नॉर्मल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरीके से यहां 0x + 14y + 14z इज इक्वल टू d, ठीक है। अब d कैसे निकलेगा, सेटिस्फाई करा दो, 1 - 1 0 यहां पे रख दिया मान लो, तो 1 - 1 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा 6y - 6z इज इक्वल टू -6, है ना। इसमें रख दिया तो कितना आ जाएगा 14y + 14z, 14y + 14z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 0 रखो तो -14। तो आपके पास ये बी और सी ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो 58 हमारा यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट 59 देखिए, 59 और भी इजी क्वेश्चन है। 59 में क्या कहा गया है, एडजॉइंट ऑफ P दिया गया है और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालना है। कुछ भी नहीं भाई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी ना, तो एडजॉइंट P का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट P raised to power n - 1, यही होता है ना। So this is equal to P raised to power 3 - 1, that is 2। तो mod P का मतलब डिटर्मिनेंट P का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजॉइंट P। अब जो डिटर्मिनेंट दी गई है उसको निकाल लो,
तो उसका एडजॉइंट कितना निकल करके आ रहा है, उसका डिटर्मिनेंट इनफैक्ट कितना निकल करके आ रहा है, जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपका 2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट p का स्क्वायर कितना है, सिंपल सी बात है 4। तो डिटर्मिनेंट p क्या वैल्यूज ले सकता है, प्लस और माइनस 2। तो a और d ऑप्शंस यहां पे भी आपके करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपके पास f cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा। f cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा। पूछा क्या गया, f ऑफ 1/3। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात कि अगर आपका cos 4 थीटा 1/3 के बराबर है तो 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यही क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इसको कन्वर्ट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहां से cos में बदलो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही निकालना है आपको। ओके, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस cos 2 थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हैं आप, cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 4 थीटा से आप cos 2 थीटा निकाल सकते हो। दिस गिव्स यू 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, इनफैक्ट सॉरी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। सो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहां से आपके पास आया cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो cos 2 थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, एक बार प्लस रूट 2/3 और एक बार माइनस रूट 2/3। ठीक है, तो आप इसी को डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन cos 2 थीटा sec 2 थीटा, cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा 1, स्प्लिट कर दिया। तो cos 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा को पहले 1 लिख दिया, और 1 अपॉन cos 2 थीटा ने बना लिया sec 2 थीटा। ठीक है, sec 2 थीटा। तो अब आपके पास cos 2 थीटा है, sec 2 थीटा आप रख दीजिए, तो आपके पास A और B दोनों ऑप्शंस करेक्ट आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये डिस्कशन खत्म हो रहा है पेपर 1 का। अपन ओवरऑल रिव्यू की बात करें इसके, तो हमारे पास सारे टिपिकल क्वेश्चंस ही दिए गए थे। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा 56 क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन था इस क्वेश्चन में, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन हमारे अच्छे दिए गए थे। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो इसमें टफ की बात करूं मैं, तो पहला पैराग्राफ जो है क्वेश्चन नंबर 49-50 का, ये पैराग्राफ टफ रेट किया जाएगा, और 51-52 जो हमारा रिकर्शन फॉर्मूला या फिर कॉम्प्रिहेंशन जो पीएनसी से दिया गया है वो थोड़ा सा टफ रेट करेंगे। बाकी ओवरऑल पेपर में कहा जाए तो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसा मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स अपन कवर करते हैं क्लासेस में, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।